बहुत बहुत स्वागत है। क्या आप लोग सब ठीक ठाक हैं? केशव प्रसाद, मयंक सैनी, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। श्रुति कुमारी, तो आप सब गुड ठीक ठाक हैं, और अनीश कुमार भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं, और खुशी गांधी भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं, आद्यन भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं, मनवी, आकांक्षा, विधि बंसल और जयप्रकाश, अमृत और अमृत कह रहे हैं आप अपना बताओ, मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, और नेहा, और अब इसके बला अभिषेक, प्रियांशी, तो इन सब बच्चों ने, एकलव्य इन सब बच्चों ने अपना गुड मॉर्निंग बोली है, और बाकी सब ने नहीं भी बोली है तो गुड मॉर्निंग है, ठीक है। हम पढ़ रहे थे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1, और हमने उसको क्विकली एक बार रिवाइज कर लें कि हमने जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 अभी तक पढ़ा था उसमें हमने क्या क्या बात पढ़ी थी, और उसके अंदर हमने आज उसको आगे कंटिन्यू करना है। तो देखें, जो हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 है, इसका नाम है डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज। इसका बेसिक पर्पस ये है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में हम उसके नीचे अकाउंटिंग पॉलिसीज को डिस्क्लोज करते हैं, जिससे कोई भी यूजर जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को यूज कर रहा है वो उनको बेहतर समझ सकता है ड्यू टू दोज डिस्क्लोजर्स। ये हमारा बेसिक पर्पस था, जिस पर हमने कहा कि हम सबसे पहले आपको बताया कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज, और रेदर हम मीनिंग पर ही थे उस दिन, और हमारी क्लास समाप्त हो गई थी। मीनिंग के अंदर हमने आपको अकाउंटिंग पॉलिसीज में क्या बताया था? अकाउंटिंग पॉलिसीज आर, सबसे पहले क्या है, ये हमारे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं। कौन है ये? अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं, एंड मेथड्स अप्लाइड इन प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, इसका मतलब हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाने में तथा प्रेजेंट करने में जिन जिन भी अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स का तथा मेथड्स का उपयोग होता है उनको हम अकाउंटिंग पॉलिसीज बोलते हैं। मैंने बताया था कि डेप्रिसिएशन हमारा मेथड नहीं माना जाता है, वो एक अकाउंटिंग एस्टीमेट माना जाता है, क्योंकि इंटरनेशनली भी उसे एस्टीमेट ही कंसिडर किया जाता है। इसलिए हमारे इंडिया ने भी 2016 से डेप्रिसिएशन को हमारा अकाउंटिंग मेथड के रूप में, एस्टीमेट के रूप में ट्रीट करना शुरू कर दिया। देयरफॉर हम स्ट्रेट लाइन मेथड लगाते हैं या WD मेथड लगाते हैं, ये अकाउंटिंग पॉलिसी नहीं होती है। आपके पास हैंड रिटन नोट्स आपको दिख सकते हैं, ये देखिए हमने ऑलरेडी आपको ये दिखा रखे हैं, दिखा दीजिए जरा। ये हमारे हैंड रिटन नोट्स आप लोगों के पास ऑलरेडी हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इज एप्लीकेबल टू ऑल एंटिटीज ऑन विच अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स अप्लाई। इसके अलावा अकाउंटिंग पॉलिसीज क्या हैं? स्पेसिफिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एंड मेथड्स अप्लाइड इन प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ये भी हमारे पास है, और ये हम किस लिए अप्लाई करते हैं? ये अप्लाई करते हैं प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। जैसे एग्जांपल किसका दिया था हमने? स्टॉक का। और हमने कहा कि मेथड का कोई एग्जांपल, तो मेथड जैसे था कि स्टॉक का लीफो फीफो मेथड, या स्टॉक का कोई और वैल्यू करने का मेथड। यहां तक कि हमने आपके साथ बातें डिस्कस की थी। तो क्या अब आप तैयार हैं अगली क्लास को, अब आज की क्लास को स्टार्ट करने के लिए? अभिषेक, श्रुति, बिल्कुल सब बच्चे तैयार हैं। आइए मेरे साथ साथ अपनी कॉपी में लिखना स्टार्ट करेंगे साथ साथ में। अब पहले मेरी बात सुनना जरा, आप जो अब लिखेंगे ये आपकी कॉपी का एक रजिस्टर है, का एक शीट है। तो जब आप इसको लिखेंगे
तो मैं इसमें एक फ्लो चार्ट बनाऊंगा। मैं इसमें क्या बनाऊंगा? एक फ्लो चार्ट बनाऊंगा, माइंड मैप जिसे बोलते हैं। तो आपको अभी आपने लिखना नहीं, पहले देखो मैं कुछ इस तरह से आपको बताऊंगा इसका मीनिंग क्या होता है। आपने नहीं लिखना अभी, मैं भी आपको समय दूंगा लिखने के। इसके अलावा मैं आपको बताऊंगा कि इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 में हमारे पास ट्रीटमेंट क्या होते हैं। अभी पहले ना एक रफ आपको बता दूं जिससे आपको आइडिया लग जाए। मीनिंग में मैं आपको दो बातें बताऊंगा कि मीनिंग क्या है, अकाउंटिंग पॉलिसीज का मीनिंग क्या है, ठीक है। फिर बताऊंगा कि हमारी फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशंस क्या होती हैं, इसका भी मीनिंग बताऊंगा। ये बताने के बाद मैं आपको ट्रीटमेंट पर लेकर आऊंगा। ट्रीटमेंट के अंदर मैं आपको जो बातें बताऊंगा वो चार बातें बताऊंगा। चार हमारे पास ट्रीटमेंट की बातें होंगी। मैं आपको एक तो बताऊंगा डिस्क्लोजर्स, डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स। तो आपको डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स के कंटेक्स्ट में बात बताएंगे। दूसरा आपको हम बताएंगे कि हमको अपनी अगर पॉलिसी चेंज करनी हो, चेंज इन पॉलिसी, तो पॉलिसी कैसे चेंज होती है। अगर हमको अपना, ये मैं आपको भी साफ साफ बनवाऊंगा, ये आपको मैं ना एक आइडिया दे रहा हूं कि आप अपनी कॉपी में स्पेस को अनुमान लगा सके। तो कुछ इस तरह की मैं बातें करूंगा कि चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट का हम क्या ट्रीटमेंट करते हैं, और हाउ टू सिलेक्ट अकाउंटिंग पॉलिसीज। हम इसमें इस तरह से बातें करेंगे। तो अगर ये एक माइंड मैप ऐसा बन जाएगा तो क्या आपको इससे बड़ी आसानी नहीं रहेगी कि अच्छा ठीक है भाई, हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, ये हम आप जब एक पढ़ लेंगे ना स्टैंडर्ड, तो रियल में आपको तब पता चलेगा। मैं आपको बताऊं तो इंस्टीट्यूट के ज्यादा सवाल किस मुद्दे पर आते हैं, आप जानना चाहते हैं? इसके ऊपर इंस्टीट्यूट आपको अक्सर थ्योरी क्वेश्चन पूछता है। इसके अलावा इस पर भी थ्योरी क्वेश्चन पूछता है। चेंज इन पॉलिसी और चेंज इन एस्टिमेट पर खूब क्वेश्चन पूछता है, मोस्ट क्वेश्चन। इस पर वो क्वेश्चन आमतौर पे नहीं पूछता है। अकाउंटिंग पॉलिसीज पर कभी कभार रेयरली क्वेश्चन पूछता है। क्या आपको आइडिया लग गया कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट पार्ट क्या होगा? हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में जो हमारा अकाउंट इंपॉर्टेंट पार्ट है वो कौन सा होगा? दिस विल बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, जब मैं ये वाली बात करूंगा। और ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा, लेकिन ये कम इंपॉर्टेंट होगा। ये नंबर 1 इंपॉर्टेंट है, ये नंबर 2 इंपॉर्टेंट है, ये नंबर 3 इंपॉर्टेंट है, और ये नंबर 4 इंपॉर्टेंट है। तो हम अपने स्टैंडर्ड के अब पार्ट्स में पढ़ने जा रहे हैं। तो मैं ऐसा ऐसा एक माइंड मैप बनाऊंगा और आप मेरे साथ साथ वो माइंड मैप को लिखेंगे। बिफोर आई स्टार्ट फर्दर, मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं। वो ये बताना चाहता हूं आपको कि माइंड मैप का यूज क्या होगा। माइंड मैप आप हमेशा रिवीजन में यूज करेंगे, टू रिवाइज। ओके, इसका मतलब जब भी रिवीजन करनी है तो माइंड मैप से करनी है। माइंड मैप हम क्लास में बनाएंगे, ओके, आप भी बनाएंगे और मैं भी बनाऊंगा। रिवीजन इससे करनी है। अच्छा, माइंड मैप में अगर आपको कोई चीज नहीं समझ में आती है तो उसके हैंड रिटन डिटेल्ड नोट्स हैं। क्या आपने हैंड रिटन डिटेल्ड नोट्स देख लिए? आपके एलएमएस पर हैं, जहां आप क्लास देख रहे हैं उसके बगल में ही है। एलएमएस कुछ नहीं, अक्सर बच्चे पूछ रहे हैं ये एलएमएस क्या है, एलएमएस क्या है। एलएमएस कुछ नहीं, जहां क्लास चल रही है। आपने शायद फुल स्क्रीन कर रखी हो तो बात दूसरी है। अगर आप नॉर्मल स्क्रीन कर देंगे तो जो अगल बगल में लिखा हुआ है वो एलएमएस है। तो एलएमएस के अंदर आपके पास हैंड रिटन नोट्स हैं, ये डिटेल्ड हैं, आप इनको पढ़ सकते हैं। इसका मतलब ये आपको चाहिए, इफ यू आर कंफ्यूज, इफ यू आर कंफ्यूज, अगर कहीं कंफ्यूजन है तो आप अपने पास हैंड रिटन नोट्स का यूज करें। और माइंड मैप किसके लिए चाहिए? रिवीजन के लिए चाहिए। मैं आपको क्लास में क्या करवाऊंगा? मैं आपको क्लास में क्या कराऊंगा? मैं आपको माइंड मैप भी बनवाऊंगा, प्लस मैं आपको क्लास में क्वेश्चंस भी करवाऊंगा। ये आपको साथ में मैं रेफर करवाऊंगा, और आपको इसके अलावा कुछ नहीं करना है। और क्या आपको मालूम है कि आप अपने पास जो क्वेश्चंस करेंगे इसमें सारे ऑल स्टडी मटेरियल क्वेश्चंस हैं।
इसमें सारे के सारे आईसीएआई के क्वेश्चन जो एमटीपी के हैं, आरटीपी के हैं, या और कोई कहीं पर आईसीआई का सोर्स है, पास्ट एग्जाम के क्वेश्चंस हैं, वो सब आपके पास है। आपने कुछ भी और नहीं करना है, ठीक है। वो आप अपने पास एक क्लास जब पूरी हो जाएगी ना, जब हमारा AS1 हो जाएगा, तो आपको तब समझ में आएगी, ठीक। चलिए आइए मेरे साथ साथ अब आप अपने पास एक माइंड मैप बनाने के लिए तैयार हो जाएं। तो आप तैयार हैं जी? तो लिखना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। मुझे थोड़ा सा बड़ा करिए, बहुत छोटा कर रखा मुझे आपने। पहले लिखें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1। हमने पिछली क्लास में का नाम लिखवाया था डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज। डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज, ये उसका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का नाम है। मैंडेटरी फॉर ऑल एंटिटीज विच अप्लाई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। जो भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अप्लाई करते हैं उनके लिए, सबके लिए मैंडेटरी है। लिखे इसके अंदर नंबर 1, मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग। बल्कि इसको ऐसे ना करके इधर कर देता हूं मैं, थोड़ा सा छोटा हो जाएगा ये। मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज। और दूसरा मीनिंग मैं किसका बताऊंगा? दूसरा मीनिंग बताऊंगा फंडामेंटल अकाउंटिंग assumptions। भाई ये बिल्कुल ठीक नहीं जा रहा मेरा जो व्यू है। मेरे को बड़ा करो ना आप। अकाउंटिंग पॉलिसीज, तो अकाउंटिंग पॉलिसीज में आपने अपने पास क्या लिखा? अकाउंटिंग पॉलिसीज क्या है? अकाउंटिंग पॉलिसीज हैं जो आपकी सिग्निफिकेंट accounting principles applied in preparation and presentation of financial statements। क्या आप लोगों ने लिख लिया ये? ये हमारी सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं। अप्लाइड, ये आपको ना जब भी एग्जाम में कहीं पर भी बात लिखनी है तो ये वर्ड्स आपको लिखने जरूरी हैं। इसका मतलब आपको जरूर लिखना है उसमें अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, आपको जरूर लिखना है अप्लाइड इन प्रिपरेशन। अच्छा, इसमें एंड मेथड्स भी लिखना है हमने साथ में। अब ये जरूर लिखना है कि आपके पास जो जो आपके अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं, जो जो आपके पास अकाउंटिंग मेथड्स हैं जो आपने अप्लाई किए इसके लिए। इसके अंदर मुझे फटाफट से बताइए कुछ एग्जाम्पल्स की, कौन कौन से एग्जाम्पल्स हम यहाँ पर लिख सकते हैं। तो एग्जाम्पल्स, तो फटाफट से मुझे बताइए हमारे पास जो एग्जाम्पल्स हैं वो कौन कौन से थे। एक हमने आपको बताया था जैसे कि इन्वेंट्री, वैल्यूएशन,
policy like FIFO नहीं यहाँ पर FIFO नहीं like taking lower of cost एंड एनआरवी। एनआरवी की फुल फॉर्म क्या थी? नेट रियलाइजेबल वैल्यू। आप भी इसी तरह से साथ साथ में लिखेंगे। तो आप जब अपने पास बैलेंस शीट बनाते वक्त लोअर लेते हो, जब आप लोअर लेते हो ऑफ कॉस्ट और एनआरवी, दिस इज योर इनफैक्ट वन अकाउंटिंग पॉलिसी। ये आपकी अकाउंटिंग पॉलिसी होती है। और हमारे पास कौन सी चीज हो सकती है? जैसे कि इन्वेंट्री methods like application of FIFO, weighted average cost और other methods। तो जो आप अपने पास FIFO को लगाते हो या जो आप अपने पास वेटेड एवरेज कॉस्ट मेथड लगाते हो, ये हम पढ़ेंगे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 में। जब हम AS2 पढ़ेंगे तो वहां पढ़ेंगे हम अपने पास, ठीक है। तो हम इसे के बोलते हैं अपने पास कि ये हमारे पास इन्वेंट्री के मेथड्स हैं। दीज आर माय इन्वेंट्री मेथड्स। तो हमारे पास ये भी अकाउंटिंग, ये आपको लिखना है, ठीक है। ये आप मेरे साथ साथ रेड पेन है तो मैं वापस से ब्लू पेन। थर्ड, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। ये बताओ बचपन में मैडम इन्हें क्या बोलती थी? बचपन में इन्हें बोलते थे आप लोग फिक्स्ड एसेट्स। तो फिक्स्ड एसेट्स की भी पॉलिसी होती है मेजरमेंट पॉलिसी ऑफ कॉस्ट लेस डेप्रिसिएशन और रीवैल्यूएशन लेस डेप्रिसिएशन। कि आप अपने एसेट्स के, हम अपने पास जो एसेट्स हैं उनको हम अपने पास कैसे रिकॉर्ड कर रहे हैं? हम कॉस्ट लेस डेप्रिसिएशन कर रहे हैं या रीवैल्यूएशन करके डेप्रिसिएशन लगा रहे हैं? ये भी हमारी पॉलिसी है, ये भी हमारी पॉलिसी है। इसका मतलब अगर आपसे कोई पूछे कि भाई कोई कंपनी कॉस्ट लेस डेप्शन दिखा रही है या कोई कंपनी रीवैल्यूएशन लेस डेप्शन दिखा रही है, तो ये भी आपकी एक पॉलिसी है। दिस इज योर पॉलिसी। भाई ये ठीक नहीं दिख रहा ना मुझको, ये तो सब ब्लैक ब्लैक कर दिया आपने। चलिए वो पीछे एक ब्लू बैकग्राउंड लगाया था ना हमने, वो लगाओ जो ब्लू बैकग्राउंड था। चलिए तो हम अपने पास और भी पॉइंट्स डिस्कस करते हैं, जैसे कि एक और भी पॉलिसी। मैं भाई वो आज तो कह रहे हैं कि थोड़ा ब्लैक ही चलेगा क्योंकि वो क्लास को रीस्टार्ट करना पड़ेगा अगर हम उसकी बैकग्राउंड चेंज करना चाहते हैं। तो एनीवे फिर आज तो आप मेरे को इसी प्रकार से देख लो, कोई बात नहीं। और फिर समझाएंगे तो ठीक कर लेंगे वापस। नंबर 4, जैसे कि बोरोइंग कॉस्ट पॉलिसी। बोरिंग कॉस्ट पॉलिसी, तो ये भी क्या होती है? बोरिंग कॉस्ट पॉलिसी, बोरिंग कॉस्ट पॉलिसी होती है कि हम अपने पास अपनी जब अकाउंटिंग करते हैं तो ब्याज का क्या ट्रीटमेंट होता है? वैसे आप बताओ ब्याज का क्या ट्रीटमेंट होता है? फटाफट से बताओ ब्याज का क्या ट्रीटमेंट होता है? थोड़ा मुझे लग रहा है कि थोड़ी इसमें ना आज एक वीडियो में ब्लरनेस बता रहे हैं रवि। कहीं ना कहीं पर शार्पनेस नहीं है, या तो कैमरा यहाँ पर उनको बोलो फोकस ठीक करेंगे। तो भावेश ने कहा है कि सर हम अपने पास इंटरेस्ट को प्रॉफिट एंड लॉस में चार्ज करते हैं। तो क्या आपको पता है इंटरेस्ट को प्रॉफिट एंड लॉस में चार्ज करते हैं एक और भी तरीका होता है। रेदर तरीका नहीं बोलूंगा, एक और भी हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं, एंड दैट ट्रीटमेंट इज हम कभी कभी बोरिंग कॉस्ट को कैपिटलाइज करते हैं इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स। इसका मतलब हम एसेट्स के अंदर उसको
कैपिटलाइज कर देते हैं। तो बोरिंग कॉस्ट कभी कभी कैपिटलाइज भी होती है और बोरिंग कॉस्ट कभी कभी प्रॉफिट एंड लॉस में भी आती है। तो ये हमारा अकाउंटिंग फिर से पॉलिसी होती है। तो यहां लिखें लाइक ट्रीटमेंट एज एक्सपेंस और सर ये कब कैपिटलाइज होता है और कब ये हमारे एक्सपेंस में आता है, ये हम बाद में पढ़ने वाले हैं। आप जानना चाहते हैं इस पर हम ज्यादा चर्चा कब करेंगे? हम इस मुद्दे में ज्यादा चर्चा करने वाले हैं, पता कब? हम इसके बारे में ज्यादा चर्चा करेंगे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16 में। इस पे ज्यादा चर्चा करेंगे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 में। इस पर ज्यादा चर्चा करेंगे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 में। इसका मतलब हमारे पास अलग अलग स्टैंडर्ड्स हैं जहां पर ये चर्चा करेंगे। तो जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं वो असल में अच्छी पॉलिसी का चुनाव करने के ही तरीके हैं। तो AS1 में हम अच्छी अच्छी पॉलिसीज जो है डिस्क्लोज कर रहे हैं, पर वो अच्छी कैसे बने उसके लिए अलग स्टैंडर्ड्स हैं, ठीक है। तो हमने कहा जैसे हमारे पास ये बोरिंग कॉस्ट की पॉलिसी है, और भी आपके साथ बात करते हैं ब्लू पेन से। पांचवा लिखें इसके अंदर, टू क्रिएट प्रोविजन और नॉट टू क्रिएट प्रोविजन। मुझे बताओ, आपको पता है हम बहुत सारी प्रोविजंस बनाते हैं, बहुत सारी चीजों की प्रोविजंस बनती हैं। प्रोविजन फॉर डिक्लाइन इन द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट्स बनती है। प्रोविजन फॉर, अगर कोई इसमें रवि आवश्यकता है तो मैं क्लास को रीस्टार्ट कर दूं क्या? हो जाएगा? अच्छा, तो मैंने कहा जैसे हम प्रोविजन बनाते हैं, जैसे कि एक बच्चे ने कहा प्रोविजन फॉर बेड डेट्स। ओके, अच्छा, प्रोविजन फॉर बेड डेट्स के बारे में आपको बता दूं, दो तरह की प्रोविजन होती है। अपनी नॉलेज को आप और बढ़े हैं। अच्छा, तो हमारे पास ना दो तरह की प्रोविजंस होती हैं। अब ये एएस में नहीं लिखा हुआ, ये बात दिमाग में डाल लो, ठीक है। इससे आपका दिमाग के अंदर ना चीजें स्ट्रक्चर ठीक हो। प्रोविजन वर्ड सुनते हो ना तो आप झट से प्रोविजन फॉर बेड डेट बोल देते हो। आज कसम खाओ मेरे साथ, पहले आपको ध्यान से सुनना है। प्रोविजन दो तरह की होती हैं, एक जो एसेट्स पर बनती है, एक जो एसेट्स के लिए नहीं बनती है। तो ये बताओ, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट या प्रोविजन फॉर बेड डेट, ये डेटर पे बन रही है तो ये एसेट की प्रोविजन है। वैसे ही प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन फिक्स्ड एसेट्स के लिए या प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट के मिल रही है तो ये भी एसेट्स की है, ठीक है। ये प्रोविजन अलग अलग हो गई हमारे पास। आप इसमें ब्लैक कलर भी नहीं चेंज कर सकते क्या? अच्छा, तो हम बात कर रहे थे कि प्रोविजन जो है वो एक एसेट्स के लिए होती है और एक एसेट्स के लिए जो नहीं होती है। हम जब बोलते हैं एसेट्स के लिए प्रोविजन, तो एसेट्स के लिए प्रोविजंस जो होती है ना वो हमारी लायबिलिटीज नहीं होती हैं। वो एसेट के ऊपर एक चार्ज, एक वैल्यूएशन अलाउंस होता है। किसी एसेट पर बनाई गई प्रोविजन वो हमेशा एसेट में घटा के दिखाई जाती है। और एक होती है प्रोविजन जो लायबिलिटी की साइड में दिखाई जाती है, जिनको हम लायबिलिटी की तरह ट्रीट करते हैं। ओके, तो दो तरह की प्रोविजन हो गई। और हम कभी भी ऐसा नहीं कर सकते कि एसेट वाली प्रोविजन को लायबिलिटी में दिखा दे। स्कूल में मैडम ने शायद कह दिया होगा कि चलो यहां माइनस मत करो तो लायबिलिटी साइड दिखा दो, ऐसा आप नहीं कर सकते। एसेट की प्रोविजन हमेशा एसेट में से माइनस की जाती है, और जो एसेट की प्रोविजन नहीं है वो हमेशा आपको लायबिलिटीज के अंदर शो किया जाता है। फटाफट से, अब सिस्टम ठीक है। हाँ, कंचन किशोर कह रहे हैं सर अब बिल्कुल ठीक आ रहा है, वेरी गुड। नंदिनी भी कह रहे हैं अब ठीक है, बिल्कुल ठीक है। और सौरभ कुमार भी कह रहे हैं ठीक है। चलो, रिद्धि भी कह रहे हैं अब बिल्कुल ठीक है। रोहन का भी कहना है, वो असल में क्या था, क्लास स्टार्ट हो गई, एक पीछे सेटिंग बीच में चेंज नहीं कर रखी थी इसलिए ऐसा था, ठीक है। तो हम वापिस आते हैं। तो हम बात कर रहे थे आपके साथ वो ये कि किसी चीज पर प्रोविजन बनाएं या ना बनाएं, अगर हम ये कहते हैं कि इसकी पर प्रोविजन बनाओ या ना बनाओ, तो ये भी हमारे पास एक पॉलिसी होती है।
जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहूं कि प्रोविजन फॉर बेड डेट बनाए कि ना बनाए, ये पॉलिसी, मेरी बात को ध्यान से सुनना, प्रोविजन बनाए या ना बनाए ये पॉलिसी है, पर प्रोविजन का अमाउंट कैसे कैलकुलेट करते हैं वो एस्टिमेट है। इसका मतलब ये हो गया कि हम अपने पास, अगर मैं आपसे कहूं कि प्रोविजन का अमाउंट, प्रोविजन फॉर बेड डेट का अमाउंट कैसे कैलकुलेट करें, ये पॉलिसी नहीं है, ये हमारा अकाउंटिंग एस्टिमेट। अगर मैं ये कहूं कि पॉलिसी सिर्फ और सिर्फ बनाने या ना बनाने को लेकर है, तो आपको ये समझ लेना है कि आपको इस पर इंस्टीट्यूट ने बहुत सारे सवाल पूछे हुए हैं कि ये अगर हम प्रोविजन नहीं बनाते, पहले बनाते थे तो क्या है ये, तो दिस इज चेंज इन पॉलिसी। या पहले प्रोविजन नहीं बनती थी, अब आप बनाना शुरू कर दे, कुछ भी कर दो, प्रोविजन ना बनाते थे अब बनानी शुरू कर दी, कि आप पहले बनाते थे अब नहीं बनाएंगे, दीज आर योर अकाउंटिंग पॉलिसी। और अगर आपको यह कह दिया जाए उस प्रोविजन का अमाउंट अलग से कैलकुलेट किया जाएगा, यानी किसी और प्रकार से कैलकुलेट किया जाएगा, तो दैट इज योर अकाउंटिंग एस्टिमेट्स। इसका मतलब बात को समझ में आ गई ना, तो आपको उसके अमाउंट के बारे में जो है वो अलग मुद्दा है। तो यहां पर लिखें टू क्रिएट प्रोविजन और नॉट टू क्रिएट प्रोविजन, लाइक प्रोविजन फॉर बेड डेट्स। और कोई प्रोविजन का एग्जाम्पल दीजिएगा, अब एसेट्स की प्रोविजन का एग्जाम्पल देना, ठीक है, अपना ना नॉलेज को, लेवल को बढ़ाते जाएंगे। कोई और एसेट के ऊपर प्रोविजन, तो अभिषेक ने कहा स्टॉक रिजर्व। अभिषेक, स्टॉक रिजर्व बेसिकली एक प्रोविजन नहीं होती, वो असल में ना हमने जानबूझ के पहले स्टॉक को बढ़ाया होता है, उसको ठीक कर रहे होते हैं, तो प्रोविजन नहीं होती है वो। बेसिकली आप उसको प्रोविजन बोल देते हो, लेकिन वो आपका रियल में प्रोविजन के रूप में फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जाती ही नहीं है, क्योंकि आपने स्टॉक को पहले इन्फ्लेट कर दिया था, इनवॉइस प्राइस पर ले आए थे, फिर डाउन कर रहे हो तो स्टॉक पर ही, कॉस्ट पर ही ले आए, तो प्रोविजन उसके नीचे लाने की होगी। ओके, एक बच्चे ने कहा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, बिल्कुल ठीक, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। इसका क्या मतलब हुआ प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन? मैं कहता हूं हम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन नहीं बनाएंगे, मतलब हम डेप्रिशिएट नहीं करेंगे या डेप्रिशिएट करेंगे, ये क्या है, ये एस्टिमेट है कि पॉलिसी है? फटाफट से बताओ। मैंने कहा हम डेप्रिशिएट नहीं करेंगे या डेप्रिशिएट करेंगे, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन बनाएंगे या नहीं बनाएंगे, तो ये क्या है, पॉलिसी। हर्षित, अमित, नंदनी, विंध्या, बहुत सारे बच्चों का, इतना मैं आंसर भी नहीं दे सकता हूं, ठीक है। अच्छा, और देखते हैं, सारे बच्चे घुमा फिरा कर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट को ही बोल रहे हैं, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, प्रोविजन फॉर बेड डेट। एक और भी प्रोविजन है, लो हर्षित ने बता दी, प्रोविजन फॉर, लिखो जी, डिक्लाइन इन वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू में डिक्लाइन की प्रोविजन को भी हम पॉलिसी बोलते हैं। मान लो कोई कंपनी अपनी इन्वेस्टमेंट को पहले डिक्लाइन होने पर भी प्रोविजन नहीं बनाती थी, अब बनाना चाहती है, तो ये क्या है, ये पॉलिसी है। ओके, तो आई होप आप मेरी बात समझ रहे हैं। ऋषि, प्रोविजन फॉर डेटर और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट और प्रोविजन फॉर बेड डेट में अंतर तो होता है, पर इसकी चर्चा हम AS4 में पढ़ेंगे, ग्रुप 2 में जाकर, अभी नहीं पढ़ेंगे। वो आपको बस समझ लेना है कि वो एक ही बात है, अभी आप उसको एक मोटा मोटा कह सकते हो, एक जैसा होता है। अनन्या कह रहे हैं प्रोविजन फॉर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। अनन्या, उसी का नाम अब है प्रोविजन फॉर डिक्लाइन इन इन्वेस्टमेंट, ठीक है। वो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व पार्टनरशिप फर्म या सोल प्रोप्राइटर या ट्रस्ट में वर्ड यूज होता है, ये नाम जो यूज होता है कॉर्पोरेट जगत में होता है, तो आपको ये नाम यूज करना है। ओके, तो मैंने कहा ये प्रोविजन हमारे पास है। अब मुझे बताओ कोई प्रोविजन जो लायबिलिटीज वाली हो, जो एसेट्स की नहीं है। गिव मी फ्यू एग्जांपल्स। जैसे कि भावेश ने कहा प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स, वैसे प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स आपको हमेशा बनानी ही पड़ती है, बट एनीवे उसका नाम लिख देते हैं, प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स। एक बच्चे ने कहा प्रोविजन फॉर क्रेडिटर, प्रोविजन फॉर क्रेडिटर हमारे पास नहीं होती है कोई, वो गलत पढ़ते थे आप लोग। और महक कह रहे हैं क्या ये 18 फरवरी वाले बैच में भी रिपीट होगा? बेटा ये उस दिन ही बताया था, ये रिपीट होगा लेकिन लास्ट में होगा, ठीक।
जैसे एक बच्चे ने कहा प्रोविजन फॉर वर्कमैन कॉम्पनसेशन, बिल्कुल ठीक। प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर आप गलत पढ़ते थे, ऐसी कोई प्रोविजन नहीं होती है। जनरल रिजर्व इज नॉट अ प्रोविजन फॉर लायबिलिटी। आपको बताते हैं और कौन सी लायबिलिटी वाली प्रोविजन है, जैसे प्रोविजन फॉर वारंटी। ये प्रोविजन फॉर वारंटी क्या है? वारंटी, आप जब गुड्स बाजार से परचेज करते हैं तो उसमें ना वारंटी मिलती है। एयर कंडीशनर खरीदते हैं तो वारंटी मिलती है। तो क्या उन लोगों को जो आपको वारंटी या गारंटी देते हैं उनको भविष्य में नुकसान हो सकता है? सोचिए, प्रोविजन क्या है? आने वाला एक नुकसान। तो एसेट पे नहीं है तो लायबिलिटी वाला वही होगा कि आने वाला कोई नुकसान है जिसका कोई एसेट भी नहीं है। तो जो हम प्रोविजन बनाते हैं वारंटी के लिए, इसका मतलब ये होता है कि हम अपने कस्टमर को जो गारंटियां दे देते हैं आफ्टर सेल्स सर्विस। कई बार ऐसा होता है ना कि हम बोलते हैं कि आपके माता पिता ने कार खरीदी, क्या उसमें ऐसा लिखा हुआ था कि इसके अंदर आपको गारंटी मिलेगी या वारंटी मिलेगी, 3 सर्विसेज आपको मिलेंगी? क्या ये सब आपको मिलती है उसके अंदर? द आंसर इज यस। वो जो आपको वारंटियां मिलती हैं, 3 सर्विस करा सकते हो, आफ्टर सेल सर्विस, उनके लिए कंपनीज प्रोविजन बनाती हैं। व्हाट दे मेक इज प्रोविजन। वर्कमैन रिजर्व भी तो हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व भी यहां पर आ सकता है। और प्रोविजन फॉर अनरियलाइज प्रॉफिट, इरफान, वो स्टॉक रिजर्व होता है, वो इनफैक्ट प्रोविजन नहीं होती है क्योंकि आपने स्टॉक को पहले इन्फ्लेट कर दिया, उसी को बाद में डाउन कर रहे होते हैं। डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व रिजर्व होता है। तो हम एक काम करते हैं, थोड़ी सी आपको ना जनरल नॉलेज के लिए एक बात करते हैं, क्योंकि आप अपने पास जब यहां कंफ्यूज हो रहे हैं तो मैं उसका आंसर आपको दे दूं। जरा मेरे साथ साथ देखिए, देखो हमने कहा कि इस पर्दे को हटा दो और पर्दे को हटा करके हम आपको अब क्या बताएंगे, हम आपको बताएंगे ये जनरल नॉलेज की बात है। अब मैं आपको लिखवा नहीं रहा हूं, ये मैं समझाने के लिए बात कर रहा हूं। जो आपने पढ़ी थी बैलेंस शीट, उसमें यहां पर थे एसेट्स, यहां पर थे रिजर्व्स और यहां पर थी आपके पास लायबिलिटीज और प्रोविजन। तो देखो, रिजर्व में और प्रोविजन में आप कंफ्यूज हो रहे हैं, इन दोनों में आप कंफ्यूज हो रहे हैं। आप रिजर्व में और इसमें कहां कहां कंफ्यूज हो रहे हैं? रिजर्व इज नॉट लायबिलिटी, इट इज लायबिलिटी। इसका मतलब दोनों में अंतर है। जब मैं बोलता हूं रिजर्व, तो ये लायबिलिटी नहीं है, ये एप्रोप्रिएशन है। दिस इज एप्रोप्रिएशन। और जब मैं लायबिलिटी बोलता हूं तो ये हमारे पास एक लायबिलिटी के रूप में है, ये हमको पे करनी पड़ेगी, टू पे इन फ्यूचर। अच्छा, लायबिलिटी में और प्रोविजन में क्या अंतर है? जब मैं बोल रहा हूं प्रोविजन एक लायबिलिटी है, तो लायबिलिटी भी तो लायबिलिटी है। तो इन दोनों में क्या अंतर है? इन दोनों में क्या अंतर है? प्रोविजन में और लायबिलिटी में क्या अंतर है? प्रोविजन में अनसर्टेनिटी है। किसकी अनसर्टेनिटी है? उसमें अनसर्टेनिटी है होने की। इसका मतलब पता नहीं वो होगा या नहीं होगा। लेकिन लायबिलिटी में अनसर्टिनिटी नहीं है। मुझे फटाफट से बताओ, क्या क्रेडिटर्स का मतलब कोई अनसर्टिनिटी है? फटाफट से बताओ, क्या क्रेडिटर्स क्या है? प्रोविजन है या क्रेडिटर्स लायबिलिटी है? पक्का है, पैसे देने ही देने हैं। क्या कोई अनसर्टिनिटी है? नहीं। इसका मतलब क्रेडिटर्स क्या है? लायबिलिटी है। प्रोविजन में क्या होता है? अनसर्टिनिटी होती है, किसकी? होने की। या फिर अनसर्टेनिटी किसकी? अमाउंट की। अब सारे बच्चे मुझे बताओ, मोदी जी को टैक्स देना है, इसमें कोई डाउट है? क्या इसमें कोई अनसर्टेनिटी है या पक्का ही देना है? भाई हमारी कमाई हो रही है, तो क्या मोदी जी को टैक्स पक्का ही देना है? द आंसर इज यस। तो क्या टैक्स लायबिलिटी होनी चाहिए कि टैक्स प्रोविजन होनी चाहिए? और आज तक, बचपन से लेकर आज तक आप बोलते रहे प्रोविजन फॉर टैक्स। तो प्रोविजन, ये तो लायबिलिटी होनी चाहिए। पर उसमें एक चीज का अनसर्टिनिटी है, पता किसकी? अमाउंट की। हमें ये नहीं पता है
कि हमें कितने रुपए का टैक्स देना है। अब आप कहेंगे सर हमें पता तो होता है, लॉ में लिखा हुआ है इतना इतना टैक्स है। असल में हम जिसको बोलते हैं ना कि इतना इतना टैक्स है, सरकार उसको बाद में चैलेंज करके चेंज कर सकती है। आप जब टैक्स पढ़ेंगे तो सेक्शन 143 सब सेक्शन 1 के अंदर आपको सरकार इंटीमेशन देती है कि आपने जो कहा वो सरकार मान रही है कि नहीं मान रही है। इसका मतलब ये हो गया कि मैं अपने पास क्रेडिटर में कोई डाउट नहीं, मैंने किसी को 1,000 रुपए देने हैं, उस आदमी ने भी कहा हाँ मुझे 1,000 आपसे लेने हैं, कोई डाउट नहीं, मैंने देने भी पक्का है और अमाउंट भी 1,000 का है। लेकिन टैक्स में देना पक्का है पर अमाउंट में कुछ क्वेश्चन लगा सकती है भारत सरकार। देयरफॉर प्रोविजन फॉर टैक्स बोला जाता है क्योंकि उसमें अमाउंट की अनसर्टेनिटी। अच्छा ये बताओ कि मैंने जितनी कारें बेची वो कारों की मुझे बाद में आफ्टर सेल सर्विस करनी पड़ेगी, पता नहीं किसकी करनी पड़ेगी या किसकी नहीं करनी पड़ेगी और कितना खर्च होगा और कितना नहीं, ये देना तो पड़ेगा, बाजार में पैसा देना पड़ेगा, पर क्या उसका अमाउंट या इसका होना कुछ सर्टन दोनों पूरे सर्टन हो, पक्का पक्का इतने पैसे देने हैं और यही इसी को ही देने हैं, तब तो ये लायबिलिटी बनती। तो बताओ वारंटी लायबिलिटी है कि वारंटी प्रोविजन है? तो वारंटी की प्रोविजन है। तो मैं ये कह सकता हूं कि लायबिलिटी में दो बातें पक्का हैं। बताओ लायबिलिटी में दो बातें क्या पक्का है? एक तो देना है, ये बिल्कुल पक्का है, हमने पैसा देना है, ये बिल्कुल पक्का है। तथा दूसरा कितना पैसा देना है, ये भी पक्का है, ये भी पक्का है। अगर ये भी यस और ये भी यस तो ये लायबिलिटी है। और अगर मान लो इसमें एक चीज यस और एक चीज नो है तो बताओ ये क्या है? जैसे हमने मोदी जी को टैक्स तो पक्का देना है पर कितना देना है ये नहीं पता, तो क्या बन गई? प्रोविजन फॉर टैक्स बन गई। यूर अंडरस्टैंडिंग? और मैंने कहा दोनों ही अनसर्टन हो गई, पता नहीं पैसा देना भी है कि नहीं देना और कितना देना है। जैसे ये हो गई प्रोविजन फॉर टैक्स, ये हो गई प्रोविजन फॉर वारंटी। पता नहीं देना भी है कि नहीं देना। जिन लोगों ने कार हमसे खरीद ली पता नहीं उनकी कार ठीक ही चलती रहे, शायद देना ही ना पड़े। क्या अगर कोई लेने वाला आ भी गया तो पता नहीं कितना खर्च हो जाएगा उसकी कार की मरम्मत करने में या वारंटी में, आफ्टर सेल सर्विस में कितना खर्च होगा। यानी ये क्या बन गई हमारे पास? ये हमारी बन गई वारंटी। ओके। अच्छा मैं आपसे एक और बात कहता हूं। मैंने कहा जो बच्चा मुझसे पढ़ रहा है अगर वो पास ना हुआ तो मैं उनको उनकी फीस पूरी की पूरी लौटा दूंगा। मैं आज ये अनाउंस कर रहा हूं कि बच्चा जो मुझसे पढ़ रहा है अगर मान लो वो पढ़ते हैं और फिर भी पास नहीं होता, मैं उसकी 100% फीस वापस कर दूंगा। क्या अमाउंट पे कोई डाउट है? फटाफट से बताओ। अच्छा अब कितने बच्चे वो उसकी बात नहीं कर रहा, क्या अमाउंट पे कोई डाउट है कि मैं कितना पैसा दूंगा? मैंने क्लियर कट बता दिया मैं कितना पैसा दूंगा, अमाउंट में कोई दिक्कत नहीं है। यानी अमाउंट तो पक्का है कितना देंगे, लेकिन पैसा देना भी है कि नहीं देना, क्या ये पक्का पता चल गया? ये तो पक्का नहीं, पता नहीं राम श्याम मोहन घनश्याम कितने सारे बच्चे हैं, कौन फेल होगा कौन, ये तो पता नहीं चल रहा। का मतलब क्या हो गया? ये पक्का नहीं पता कि पैसा देना भी है कि नहीं देना। हाँ ये पता है कि अगर देना पड़ेगा तो कितना पैसा देना है, ये मुझे पता है। तो क्या बनेगी, लायबिलिटी या प्रोविजन? फटाफट से बताओ, लायबिलिटी या प्रोविजन? क्योंकि एक चीज अनसर्टन है, एक चीज सर्टन है, तो क्या बनेगी? ये भी बनेगी प्रोविजन फॉर रिफंड ऑफ फी। फीस को रिफंड करने की क्या बनानी पड़ेगी मुझको? प्रोविजन बनानी पड़ेगी। और जहां पर आपने कह दिया देना भी पक्का है, अमाउंट भी पक्का है, तो ये क्या बनेगी? क्या मैं इसको बोलूंगा प्रोविजन फॉर क्रेडिटर या इसे बोलूंगा क्रेडिटर? फटाफट से बताओ इसे क्या बोलूंगा? तो इसे थोड़ा कट रहा है भाई नीचे। तो इसे क्या बोलूंगा? इसे बोलूंगा मैं अपने पास क्रेडिटर या लोन। ठीक है ना, लोन भी तो यही होते हैं। अच्छा अब हम बात करते हैं रिजर्व्स की। रिजर्व वो है जिसे हमने देना ही नहीं है, नॉट
पेड, ये पे ही नहीं करने हैं। और इफ दे विल बी पेड, इट विल बी टू शेयर होल्डर्स। ओ, इसका मतलब ये पैसा शेयर होल्डर को ही देंगे अगर कभी देंगे तो, वरना तो देने का जिम्मा ही नहीं है। मुझे फटाफट से बताओ शेयर होल्डर्स कौन होते हैं? हु आर शेयर होल्डर्स? शेयर होल्डर्स क्या है? शेयर होल्डर्स आर माई बीसी, ओनर्स ऑफ द कंपनी। पंकज जैन पूछ रहे हैं ये लाइव क्लास चल रही है? हाँ पंकज बेटा, लाइव क्लास चल रही है। तो हमने जो प्रॉफिट एंड लॉस है, अच्छा अगर अगर ये प्रॉफिट एंड लॉस चाहें तो क्या ये डिविडेंड के रूप में बांट सकते हैं? फटाफट से बताओ, क्या ये डिविडेंड के रूप में बांट सकते हैं? द आंसर इज यस। तो क्या प्रॉफिट भी लायबिलिटी होना चाहिए? देना तो पड़ ही सकता है, क्योंकि शेयर होल्डर्स का होता है, तो वी डोंट कॉल इट लायबिलिटी, डोंट कॉल इट प्रोविजन, ये रिजर्व कहलाता है। ओके, हम इन रिजर्व्स को वेरियस नामों से रखते हैं। कुछ रिजर्व्स को हम बोलते हैं जनरल रिजर्व है ये शेयर होल्डर का जनरल रिजर्व है। कुछ स्पेसिफिक रिजर्व बना देते हैं कि ये डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व है। आपको सुन के क्या लगता है, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व डिबेंचर्स का है? फटाफट से बताओ हाँ कि ना। डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व क्या डिबेंचर होल्डर का है? प्रियांशी ने कहा हाँ सर, हमें यही लगता है कि डिबेंचर रिडम्पशन। तो गुरेश कह रहे नहीं। और मेरे को ना नाम थोड़े से मुश्किल हो जाते हैं, तो ध्रुव ने कहा हाँ, हम डिबेंचर सुरक्षा के लिए, डिबेंचर्स की सुरक्षा के लिए हम शेयर होल्डर्स के ऊपर एक कंडीशन लगाते हैं कि आपको डिविडेंड नहीं देंगे। इसका मतलब होता है डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व। अब आपको ये बात समझ में आई नहीं है? सबको यही लगता है डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व डिबेंचर वालों का है। ना 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 ना। आपके माता पिता ने कहा जब तक आपकी शादी नहीं होती तब तक हम फालतू खर्चे नहीं करेंगे, हम पार्टियों में नहीं जाएंगे, हम घूमने नहीं जाएंगे, हम सारे पैसे जोड़ते रहेंगे। इसका मतलब अधिकार तो उनका था उस पैसे के ऊपर, बट उन्होंने क्या कर दिया, उन्होंने अपने ऊपर एक कंडीशन लगा ली, खुद के ऊपर कंडीशन लगा ली कि जब तक ये लायबिलिटी मेरे पास है, मैं अपने ऊपर कंडीशन लगाता हूं कि मैं ऐसा नहीं करूंगा। शेयर होल्डर, शेयर होल्डर अपने आप पर एक कंडीशन लगा रहे हैं। सी द ब्यूटी, कंपनी के मालिक क्या कह रहे हैं, आपके माता पिता भी ये कहते हैं, तो आप उसको झट से माता पिता से जोड़ना। कंपनी के मालिक कह रहे हैं हम डिविडेंड नहीं लेंगे, हम डिविडेंड नहीं लेंगे जब तक मेरे सर पे डिबेंचर्स का कर्जा है। क्या ये अच्छी बात है कि बुरी बात है? बड़ी अच्छी बात है। कंपनी के मालिक कह रहे हैं हम मलाई नहीं खाएंगे, हम डिविडेंड नहीं खाएंगे जब तक मेरे सर पे डिबेंचर्स की लायबिलिटी। अच्छा मुझे ये बताओ डिबेंचर्स की लायबिलिटी बैलेंस शीट में आ रही होगी? फटाफट से बताओ हाँ कि ना। डिबेंचर्स की लायबिलिटी बैलेंस शीट में आ रही होगी? बिल्कुल आ रही होगी। तो डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व ये भी लायबिलिटी है क्या? मतलब हमने डिबेंचर को 2 बार पैसे देने हैं क्या? आराम से रीड करो इस बात को, क्या हमने डिबेंचर्स को 2 गुने पैसे देने हैं? नहीं, हम तो एक ही बार देंगे। लायबिलिटी तो ये है डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व। तो शेयर होल्डर्स के द्वारा किया गया वादा है। क्या वादा किया उन्होंने? उन्होंने ये वादा किया कि जब तक मेरे सर पे कर्जा है हम अपने प्रॉफिट को बांटेंगे नहीं। तो मुझे फटाफट से बताओ डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व का मीनिंग क्या समझ में आया? क्या मैं कह सकता हूं डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व बिलोंग्स टू शेयर होल्डर? फटाफट से बताओ हाँ कि ना। इट बिलोंग्स टू शेयर होल्डर, डिबेंचर होल्डर को बिलोंग नहीं करता, इट बिलोंग्स टू शेयर होल्डर। नंबर 2, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व अगर शेयर होल्डर को बिलोंग करता है तो उस पर दूसरी बात काम की है, ये बट नहीं सकता, ये बट नहीं सकता। मुझे फटाफट से बताओ बट नहीं सकता का मतलब क्या हो गया? ये सेल्फ इंपोज्ड कंडीशन है बाय शेयर होल्डर्स over them that they will not use these profit to pay themselves the dividend. Can you understand?
मुझे ये एंट्री बताओ ये एंट्री बताओ, P&L अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व, इसका मतलब हमने प्रॉफिट एंड लॉस को घटाया और डीआरआर बनाया। इस एंट्री को रीड करो। हमने जब P&L को डेबिट कर दिया तो हमने प्रॉफिट को क्या कर दिया, हमने प्रॉफिट को घटा करके डीआरआर बनाया। इस एंट्री से बात करो। ये पता क्या कह रही है, ये कह रही है शेयर होल्डर वादा कर रहे हैं। बताओ क्या वादा कर रहे हैं, वादा न तोड़, वादा न तोड़। शेयर होल्डर वादा कर रहे हैं, वो कह रहे हैं हम अपने प्रॉफिट से डिविडेंड नहीं बांटेंगे, डिविडेंड नहीं बांटेंगे। ठीक है, अच्छा अब मुझे ये बताओ ऐसा करने से वो ऐसा क्यों कर रहे हैं? वो कह रहे हैं हम अपना प्रॉफिट नहीं अपने आप को ले देंगे जब तक हमारे सर पर कर्जा है। क्यों? क्या तुम्हारे माता पिता भी तुम्हें ये कहते नहीं है कि बेटा कमाई हो रही है तो पहले आईफोन मत लेना, पहले जो घर पे कर्जा चढ़ा हुआ है इसको उतारना? क्या माता पिता भी यही कहते हैं? यही यहाँ लोग कह रहे हैं, यही कह रही है ये एंट्री, कह रही है हम अपना प्रॉफिट बांटेंगे नहीं, हम उसको रोक रहे हैं। ओके, अच्छा ये एंट्री जब डिवेंचर्स रिडीम हो जाते हैं, जब कंपनी डिवेंचर्स रिडीम करती हैं तो क्या डीआरआर को वापस से जनरल रिजर्व में डाल दिया जाता है? शायद आपने क्लास 12th में ये पढ़ा भी हो। जब कोई कंपनी के डिवेंचर्स रीपे हो जाते हैं तो क्या वापस जनरल रिजर्व में चला जाता है? कभी पढ़ा 12th क्लास में? हो सकता है पता नहीं आपके 12th में ये था कि नहीं। और कांक्षी कह रहे हैं हाँ, भावेश कह रहा है मैंने तो ऐसा नहीं पढ़ा था। एनीवे शशांक कह रहा है मैंने पढ़ा था। इस एंट्री का मतलब बताओ फटाफट से, ये एंट्री क्या कह रही है? रट्टा मत लगाओ, इस एंट्री से बात करो, ये क्या कह रही है? आर टू जनरल रिजर्व, इसका मतलब क्या? जिन प्रॉफिट्स को मैंने रोका था कि डिविडेंड नहीं बांटेंगे, उनको मैंने डेबिट कर दिया। क्या मैंने कहा अब मैं इन प्रॉफिट को आजाद हूं इस्तेमाल करने के लिए, और जब मैंने जनरल रिजर्व में क्रेडिट कर दिया मतलब अब मुझे कोई रोक टोक नहीं है। अब ये शेयर होल्डर चाहे तो प्रॉफिट बांट सकते हैं। इसका मतलब ये कि मैंने जो अपने ऊपर कंडीशन लगाई थी वो कंडीशन मैंने हटा ली। यहां कंडीशन लगाई थी ना कि वादा कर रहे हैं कि डिविडेंड नहीं लेंगे, डिवेंचर्स के रीपे होने के बाद हम अपना वादा निभा चुके, वापिस से इसे जनरल रिजर्व में डालते हैं। ओके, दिस वाज ओनली फॉर योर जनरल नॉलेज। बीच बीच में आपकी जब क्वेरी आती रहेंगी हम ये डिस्कशंस ऐसी करते रहेंगे जिससे हम अपना एक ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग भी चेंज करते जाएंगे। तो आइए, तो हम वापस चलते हैं। तो आप में से जो बच्चे क्वेश्चन भेज रहे थे, जब मैं पूछ रहा था प्रोविजन फॉर लायबिलिटी बताओ, तो आपको पता चल गया डीआरआर इज नॉट प्रोविजन। अच्छा, राज कह रहा है कि सर मेरा अकाउंट फाउंडेशन में थोड़ा कमजोर था, क्या इंटर में दिक्कत होगी? राज, अगर तुम मेरे साथ साथ एक वादा करो, अकाउंट्स को भाषाबद्ध कर दो, ये एंट्री कहती क्या है, ये एंट्री कहती क्या है, तो तुम्हें अकाउंट्स से प्यार हो जाए और तुम्हें सोते जागते भाषा ये लगनी शुरू हो जाएगी कि ये भी एक अच्छी भाषा है। आपका आपके मन से ये वहम दूर हो जाएगा कि आपका अकाउंट हो रहा है, आपको आनंद आना शुरू। लेकिन अगर मैं आपको रट्टा लगा दूंगा कि इस एंट्री को रट लो, जब भी डिवेंचर रिडीम होते हैं तो ये एंट्री आती है, तो पता तो है नहीं एंट्री का मतलब क्या था, तो रट्टा लगा लिया जब भी डिवेंचर रिडीम होंगे तो ये एंट्री डालनी है, जब भी, वो गलत हो जाएगा। बात समझ में आती है राज? इसका मतलब एंट्रियों को रटना नहीं है, उसको समझना है वो कहती क्या है। वो कहती तो पक्का कुछ ना कुछ है, बस आपको चाहिए उसको। वापिस आइए, तो हम वापिस चलते हैं और क्या हम फिर से अपना पर्दा लगा दें? के लीजिए, हमने फिर से पर्दा वापस लगा दिया है। जरा उन्हें बोलो बाहर पर्दा, वो स्क्रीन दूसरी लगा देंगे। प्रोविजन फॉर लायबिलिटीज तो एसेट साइड में जाएगा, बिल्कुल ठीक। प्रोविजन फॉर लायबिलिटीज जो है एसेट में से माइनस कर दिया जाएगा। अच्छा, एक बात बड़ी अजीब है, आप एक बात बताओ, क्या आपको 1 घंटा पता चलता है? मुझे तो 1 घंटा पता ही नहीं चलता। अब दो शर्मा जी हो गए, असल में वो बाहर से सेटिंग चेंज कर रहे हैं। ठीक है, मेरे को 1 घंटा पता ही नहीं चलता है, बट अब क्या करें, नहीं पता चलता है तो भी करना तो है ये काम। वापिस आइए। तो मैंने कहा प्रोविजन फॉर वारंटीज हो सकती हैं,
प्रोविजन फॉर रिफंड हो सकता है, अच्छा ये बताओ प्रोविजन का अमाउंट निकालने का तरीका क्या पॉलिसी है कि नहीं है? प्रोविजन का अमाउंट, जैसे प्रोविजन फॉर वारंटी का अमाउंट कैसे कैलकुलेट होगा? आप ये लिख भी रहे हैं कि नहीं लिख रहे हैं? मुझे चैटिंग दिखा दो। क्या आप ये लिख भी रहे हैं? तो हमारे पास प्रोविजन फॉर वारंटी का अमाउंट कैसे कैलकुलेट होगा, ये हमारे पास एक ये हमारी पॉलिसी नहीं होती है। ओके, तो आइए वापस यहां पर एक नोट लिख देते हैं। बताओ कौन से रंग से लिखें? लाल रंग से लिख दें? लिखें। हाउ टू कैलकुलेट अमाउंट ऑफ प्रोविजन इज नॉट अकाउंटिंग पॉलिसी। इस मुद्दे पर इंस्टीट्यूट ने बड़ी बार सवाल पूछा है। मुझे वादा करो कि यह बात ध्यान रहेगी आपकी। असल में कंफ्यूजन है ना, पॉलिसी बनाना या ना बनाना पॉलिसी है, प्रोविजन बनाना या ना बनाना पॉलिसी है, पर प्रोविजन का अमाउंट पॉलिसी नहीं है। क्या यही पॉइंट बार बार इंस्टीट्यूट चेक करता है कि आप कर लोगे ना? ध्यान रखो ना इस बात का यार, कि ठीक है उसका ये अमाउंट कैलकुलेट करना जो है इसमें नहीं आता है। सिमिलरली the calculation of depreciation amounts is not accounting policy. ये दोनों क्या हैं? फटाफट से बताओ, ये दोनों क्या हैं? ये दोनों हमारे पास क्या हैं? तो लिखें these are accounting estimates as per किसके द्वारा? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 5। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 5 के मुताबिक ये अकाउंटिंग एस्टिमेट्स हैं। तो आप मुझे फटाफट से बताओ। हाँ, अमृत कह रहे हैं सर कि हमारे पास ये एस्टिमेट में और मेथड में क्या अंतर है? चलो तो हम फिर से एक बार अमृत की क्वेरी का आंसर देते हैं कि उन्होंने क्या बोला है। अमृत, बात को ध्यान से सुनेंगे, ठीक है? जैसे फीफो का स्टॉक में हम कहते हैं स्टॉक ए को, स्टॉक बी को, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट के स्टॉक को सिलेक्ट कर लो, उसकी कॉस्ट को जोड़ो तो स्टॉक की वैल्यू आती है। तो मैंने क्या अमाउंट एस्टिमेट किया कि स्टॉक का कैसे, कैसे वर्ड कैसे बोल रहा हूं, कैसे स्टॉक को उठाना है, ये सिलेक्ट किया। फटाफट से बताओ अमृत, इसका मतलब ये हो गया कि मैंने कहा स्टॉक की कॉस्ट कैसे निकालनी है। मैंने कहा पहले जो स्टॉक आता है उसको हम देखेंगे कि वो पहले चला गया, और जो आखिरी में बचा हुआ स्टॉक है उसकी कॉस्ट को ले लेंगे। क्या आपको अमृत समझ में आई कि मैंने क्या उठाया? मैंने अपने पास उसके अंदर से उठाया है स्टॉक। ये है आपका मेथड जो पॉलिसी है। कुछ समझ में आई कि नहीं आई? मैं इसको रब कर दूंगा अमृत, ध्यान से देखना जरा मेरे साथ साथ, आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए। सिर्फ और सिर्फ अमृत कौन से वाले पेन से? हरे पेन से लिख देते हैं। हम करें या ना करें, ये है अकाउंटिंग पॉलिसी। ये है अकाउंटिंग पॉलिसी। ओके, हम ऐसा करें या ना करें। हमने कहा कैसे करें, ये है अकाउंटिंग पॉलिसी। मैं इसको भी और थोड़ा सा ठीक से लिखता हूं, तो मैं इसे कह सकता हूं ये है अकाउंटिंग प्रिंसिपल और ये है अकाउंटिंग मेथड। और इन दोनों को हम क्या बोलेंगे अमृत? इन्हें बोलेंगे अकाउंटिंग पॉलिसी। ओके, यहां तक ठीक हो गई?
कैसे, अच्छा, फिर उसके बाद आती है अमाउंट कैसे कैलकुलेट करें। इसमें था जैसे स्टॉक को फीफो पे कैसे चुने। ओके, इसमें स्टॉक था, कोई अमाउंट नहीं था, उसमें स्टॉक चुनने का मेथड था। अब मैं बोल रहा हूं अमाउंट चुनने का मेथड, अमाउंट कैसे निकालें। जैसे ही बोला ना अमाउंट कैसे चुने, ये है अकाउंटिंग एस्टीमेट एंड दिस इज नॉट योर अकाउंटिंग पॉलिसी। क्या आपको मेरी बात अब अमृत समझ में आ गई पूरी तरह से? इसका मतलब आपको इस बात को समझना है कि इसका मतलब इस प्रकार का ऐसे ऐसे होता है। और मेरे को ये लगता है ये बीच में चलो कोई बात नहीं, समझ में आ रही है तो ये मेरा पता नहीं हरा क्यों हो गया बीच में से, चलिए छोड़िए। तो हमने आपको यहां तक की बातें बताई कि साहब इसके अंदर इस प्रकार से होता है। हाँ ऋषि, लाइव क्लासेस जो है वो आप जहां देख रहे हैं यही लाइव क्लासेस हैं, और जो आपके सामने दिख रहा है यही आपका ट्रायल चल रहा है। ओके, अब मुझे ये बताइए कि मैंने आपके साथ इतनी सारी बातें आपके साथ करी, क्या मुझे कोई और भी एग्जाम्पल्स, मैं आपको एग्जाम्पल्स दे रहा था, मैंने कहा जरा फटाफट से मेरे साथ साथ देखो, हम और भी कोई एग्जाम्पल्स करना चाहते हैं और इस वाले पेन से करते हैं। सिक्स्थ, गुडविल, लाइफ, ऑल्सो अकाउंटिंग पॉलिसी। क्या गुडविल का ट्रीटमेंट और ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल इज अकाउंटिंग पॉलिसी। हम ट्रीटमेंट क्या करते हैं ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, इज ऑल्सो पॉलिसी। अच्छा, हम इनके बारे में ज्यादा कहां पढ़ेंगे, फटाफट से बताओ। हम इनके बारे में ज्यादा कहां पढ़ेंगे, हम इसके बारे में ज्यादा पढ़ेंगे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 में। ओ, गुडविल के बारे में ज्यादा कहां पढ़ेंगे, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 में। हालांकि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 आपके कोर्स में नहीं है, वो ग्रुप 2 में है, उससे फर्क नहीं पड़ता, कहीं ना कहीं पढ़ेंगे आप इंटरमीडिएट में। ओके, अच्छा, एक बच्चे ने बोला कैलकुलेशन ऑफ गुडविल को मेथड बोलेंगे। भावेश, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल एक अकाउंटिंग एस्टिमेट है, वो यहां नहीं आएगा। पॉलिसीज की असल में ना भावेश, जो मैं दे रहा हूं, ये 7 एग्जांपल जो मैंने दिए, ये सारे के सारे किसके हैं, मैं तो अकाउंटिंग पॉलिसीज का पढ़ा रहा हूं ना, तो आपको वही करने हैं। एनीवे अब अक्षय, आपको भी मेरी बात समझ में आती है और नंदिनी को भी बात समझ में आ गई है। तो मुझे ये बताइए, मैंने आपके साथ एक पार्ट पूरा कर लिया है, वो था अकाउंटिंग पॉलिसीज का मतलब। अभी मुझे आपके साथ और भी आगे चलना है। क्या मैं 5-6 मिनट आपके और ले सकता हूं, फटाफट से बताओ, 5-6 मिनट और लेना चाहता हूं। वाला पेन। हमारे पास 3 फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशंस होती हैं। 3 फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशंस होती हैं। एक होती है गोइंग कंसर्न एजम्पशन। मैं जैसे आपसे बोलता हूं कि बेटा कल मिलेंगे, मैं आपको बोलता हूं कल मिलेंगे, आपको पूछना नहीं चाहिए शर्मा जी कल तक जिंदा रहेंगे कि नहीं रहेंगे आप, कैसे कह दें कल मिलेंगे, कल तक ये दुनिया रहेगी कि नहीं रहेगी, पता चला और कोई समस्या आ जाए। फटाफट से बताओ, क्या ये प्रॉब्लम नहीं है? तो मुझे क्या बोलना चाहिए, सारे बच्चे बताओ, मुझे पता क्या बोलना चाहिए, बेटा हम अब कल मिलेंगे, अगर ये दुनिया रही तो, अगर मैं भी जिंदा रहा तो, अगर आप सब भी ठीक ठाक रहे तो, अगर इंटरनेट भी चलता रहा तो, अगर ये सब कुछ ठीक हुआ तो हम कल मिलेंगे। क्या आपको नहीं लगता है गोइंग कंसर्न हम सब एज्यूम करते हैं? फटाफट से बताओ, गोइंग कंसर्न हम सब एज्यूम करते हैं। मैं आपसे बोलता हूं कल मिलेंगे 9 बजे, तो मैंने बहुत अजम्पशन लगाई इसके अंदर, ये दुनिया चलती रहेगी, मैं भी जिंदा रहूंगा, सब चीजें चलती रहेंगी, इंटरनेट भी रहेगा, लाइट भी रहेगी, घर में सब ठीक भी रहेगा, ये बड़ी अजम्पशन है। इसीलिए ये हमारी वर्ड अजम्पशन है। क्या आप देख रहे हैं इसके अंदर यहां क्या लिखा है, दिस इज फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन, दिस इज योर assumption. When I say accounting assumption,
तो इसका मतलब ये क्लास की एजम्पशन नहीं है, हम धंधे में ये एज्यूम करते हैं कि हमारा धंधा चलता रहेगा। जैसे मैं आपसे कहता हूं बेटा मेरी क्लासेस बाय कर लो, मैं आपको अगले 450 दिन तक सपोर्ट दूंगा। आपको मुझसे पूछना चाहिए शर्मा जी आपकी कंपनी अगले 450 दिन तक चलती रहेगी? आस्क मी। बोलो शर्मा जी आपकी कंपनी के अगले 450 दिन चलती भी रहेगी? दिस इज माई अकाउंटिंग एजम्पशन। वर्ड अकाउंटिंग एजम्पशन है कि हम गोइंग कंसर्न मानते हैं इन अकाउंट्स कि हमारा धंधा चलता रहेगा। यू आर अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट? दिस इज योर वन ऑफ द अकाउंटिंग एजम्पशन कि हमारी अकाउंटिंग होती है। एक और भी एजम्पशन होती है, दैट इज एक्रूअल एजम्पशन। एक्रूअल एजम्पशन, भावेश कह रहा मैंने ये बातें 12th में भी पढ़ी थी। एक और भी एजम्पशन होती है, वो है कंसिस्टेंसी। तो ये तीन हमारी अकाउंटिंग एजम्पशंस होती हैं। कल मैं आपके साथ इस मुद्दे पर और भी बातें करूंगा। कल हम आपके साथ फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशंस पर बातें करेंगे, ठीक है? हाँ, अनुष्का हमारी क्लासेस 34 क्लासेस लाइव होंगी, बाकी हमारी क्लासेस रिकॉर्डेड होंगी और वो ऑलरेडी हमारे पास अवेलेबल हैं। क्योंकि हम सारी क्लासेस आपको लाइव देते हैं तो भी बच्चों को दिक्कत होती है, आजकल उनके शेड्यूल बड़े टाइट चलते हैं और सब आजकल गूगल ड्राइव का जमाना आ चुका है, तो इसलिए सब कहते हैं कि सर हमें आप फ्री छोड़ो, हम अपनी मर्जी से अपना पढ़ना चाहें तो वी हैव अ मिक्स ऑफ बोथ। तो आप अपने पास चाहें तो उन रिकॉर्डेड चैप्टर्स को भी देख सकते हैं। इन्वेस्टमेंट अकाउंट का चैप्टर आपको दिख रहा होगा एक ट्रायल के अंदर, वो हमारी रिकॉर्डेड क्लासेस है, आप वहां जाकर के भी देख सकते हैं। अनन्या कहना रिकॉर्डेड क्लासेस में हम डाउट्स कैसे पूछेंगे? तो उन डाउट्स के लिए आप मेरा फोन नंबर नोट कर सकते हैं। ये मेरा फोन नंबर है, दिस इज माई फोन नंबर 98100। आप मुझे कॉल कर सकते हैं, लेकिन मुझे आप कॉल सुबह 10 बजे से पहले नहीं करेंगे बिकॉज उस समय मैं क्लासेस में होता हूं। ओके? और ऑफ कोर्स रात को भी आप मुझे 6-7 बजे के बाद नहीं करेंगे क्योंकि पत्नी मुझे फिर डांटती है। इसका मतलब आप मुझे दिन में कॉल करें, जो आपका समय है उस समय मुझे आप कॉल कर सकते हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम। आप व्हाट्सएप करते हैं तो व्हाट्सएप भी कभी पर जवाब दे सकता हूं, लेकिन व्हाट्सएप में बहुत ज्यादा मैसेजेस हो जाते हैं तो कई बार दिक्कत जवाब देने में। इसके अलावा डिस्कशन बोर्ड है, आप डिस्कशन बोर्ड में अपनी क्वेरीज पूछ सकते हैं। जो रिकॉर्डेड कंटेंट पढ़ रहे हैं उसी क्लास के नीचे डिस्कशन बोर्ड है, वो भी मैं चेक कर रहा होता हूं, मेरे साथ और भी टीचिंग असिस्टेंट्स हैं वो चेक कर रहे होते हैं, तो आपकी क्वेरीज वहां से भी रिप्लाई करते हैं और वहां स्टूडेंट्स भी और रिप्लाई कर सकते हैं। आप मुझे चाहें तो ईमेल पर भी आप मुझे क्वेरी भेज सकते हैं, हालांकि ईमेल आई डोंट प्रेफर, तो आप मुझे कॉल कर ले तो ज्यादा अच्छा है। आ, महक कह रहे हैं जो ओल्ड में उसमें रिकॉर्डेड है उसमें ओल्ड वीडियोस हैं। बेटा वो अगस्त 22 में जो बैच स्टार्ट हुआ था उसके वीडियोस हैं। तो अगस्त 22 का बैच हमारा समाप्त हुआ था अक्टूबर में, तो यानी कि अक्टूबर 22 तो हमारा ये लास्ट बैच जो हुआ था अक्टूबर 22 में जो समाप्त हुआ था उसकी है। ओके? और अनुष्का कह रहे हैं कैसे पता चलेगा कि लाइव क्लास का? अनुष्का आप अपने एलएमएस में देखेंगे तो उसके अंदर आपके पास इन्वेस्टमेंट अकाउंट से पहले जितने भी चैप्टर लिखे हैं वो सारे के सारे लाइव हैं। इन्वेस्टमेंट अकाउंट के बाद जितने चैप्टर लिखे हुए हैं एलएमएस में वो सब के सब रिकॉर्डेड हैं। इसके अलावा आपके पास वहां एक लेक्चर प्लान भी है, वहां से भी जाकर के देख सकते हैं। कंचन 34 क्लासेस लगेंगी और वो 18 तारीख से काउंट करेंगे और संडे को क्लास नहीं हुआ करेगी। विंध्या कह रहे हैं रिकॉर्डेड में भी टेस्ट होंगे। टेस्ट तो बेटा सभी के होंगे, वो टेस्ट भी वहीं पर आ जाएंगे। अभी टेस्ट डल रहे हैं तो प्रोबेबली विद इन फ्यू डेज आप टेस्ट भी देख सकते हैं। ठीक है ना? मुझे चैट दिखा दीजिए एक बार। और इसके अलावा हमारे पास और कोई बच्चे की मैसेज, चलिए तो हम अपने पास रंजन पूछ रहा है व्यूज कितने हैं? अनलिमिटेड व्यूज हैं। टोटल वॉच टाइम 2 टाइम्स है, इसका मतलब हमारी जितनी भी क्लासेस हैं उनको आप 2 बार देख सकते हैं हर क्लास को। तो आप अपने पास व्यूज का कोई चक्कर नहीं है, ठीक? आपको अपने पास ये क्लास दोबारा देखनी है दोबारा देखो, ये समझ में आ गई दोबारा नहीं देखनी तो कोई और क्लास 3 बार देख सकते हो। ओके? तो लाइक दिस इज देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ व्यूज। हाँ, रिकॉर्डेड लेक्चर्स ऑलरेडी अपलोडेड है। आप द मोमेंट यू विल पे 2-3 क्लासेस ट्रायल है उसके बाद पे करेंगे तो आपको सारी क्लासेस का एक्सेस ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। और अनुष्का कॉम्बो ऑफर चलता रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं है, आप जब मर्जी उसको होमवर्क करने के लिए बुक बेटा अभी हमारी अंडर प्रिंट है, उसको आने में कुछ समय लग जाएगा, तो बुक जब आएगी तो आपको भेज दी जाएगी। 25 फरवरी से पहले बुक्स आपको नहीं मिल पाएंगी, ठीक? और जयप्रकाश रिकॉर्डेड लेक्चर उसी में देखो ना, एक बार दिखाओ यार, एलएमएस दिखाओ जरा। एलएमएस
ये देखो, ये आपके पास यहाँ पर हमारी क्लासेस जो है ना यहीं पर दिख रही हैं। ये देखो, ये क्लास 1 2 3 ऐसे करके नीचे आते जाओ, और चलो नीचे, और नीचे चलिए, तो ये आपके पास ये सब लाइव क्लास होनी है, ठीक है। और ये बीच में रिकॉर्डेड वाले भी आ गई साथ में ही, रिकॉर्डेड वाली भी क्लासेस आ गई साथ में ही।